हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं आपका होस्ट राजनारायण पंगाल आज मेरे फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज जिन शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं उनको आप भली भांति जानते हैं, परिचित हैं उनके चेहरे से। और पहले मैंने धर्मेंद्र शोराण जी का इंटरव्यू देखा था उनके यूट्यूब चैनल हरिभूमि टीवी पे, तो मेरे को लगा कि चौधरी साहब से हमें और बात करनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति तो बहुत बड़ा दायरा होता है और बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को पता होनी चाहिए। तो मैं चौधरी कैप्टन इंदर सिंह नारा जी से आपका स्वागत करता हूं सर। आपका बहुत धन्यवाद। जी, हम चौधरी साहब उसी इंटरव्यू से आगे बढ़ाएंगे और जो है ये लाइव है उसमें खुल के बात करेंगे हम। और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज हैं और जो विभिन्न विभिन्न पदों पर रहे हैं वो उनकी जिंदगी का उनका पैगाम क्या है। मैं ये पैगाम देने से पहले मैं अपना परिचय थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में दे दूं, शायद वो अच्छा लगेगा। मेरा जन्म 8 मार्च 1935 में मदाना कला गांव, उस वक्त रोहतक का हिस्सा था, वो झज्जर ज़िले का हिस्सा है। वहाँ एक किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी 1928 में वेटनरी कॉलेज लाहौर से वेटनरी सर्जन के तौर पर पास आउट हुए और उन्होंने आर्मी रिमाउंट वेटनरी कोर के अंदर आर्मी ज्वाइन कर ली। लोअर मिडिल स्कूल हमारे गांव में था, वहाँ से लोअर मिडिल पास किया। दुजाना मिडिल स्कूल था, वहाँ से 8वीं क्लास पास की। फिर दाखिला ले लिया जाट हाई स्कूल, जाट हीरोज मेमोरियल एंग्लो एंड संस्कृत हाई स्कूल रोहतक, 10वीं वहाँ से पास की। फिर जाट कॉलेज में दाखिला लिया, मेडिकल साइड में 11वीं पास की। 12वीं में मैं इम्तहान के समय में फिजिक्स में फेल हो गया, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स जो था वो शुरू से ही कमज़ोर था। और उस समय 1944 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध में मेरे पिताजी शहीद हो गए थे इम्फाल एरिया के अंदर। तो हम 3 भाई थे, सबसे बड़ा मैं था। मेरे से छोटा 6 साल का था, उस टाइम मैं 9 साल का था। सबसे छोटा 3 साल का था। तो मेरे मन में कुछ ऐसा आया कि भाई 12वीं में तू फेल हो गया तो कुछ कुनबे की भी जिम्मेवारी है, 2 भाई छोटे हैं। और यहाँ चर्चा चल गई, मेरे और साथी थे। तो सोनीपत रोड पर ये अपने चौधरी धर्म सिंह कैलाश मजिस्ट्रेट चौधरी लालचंद वाले मकान में रहा करते, वहाँ हम 3 आदमी रहते थे। मैं था, एक रामचंद्र था, एक अपना होशियार सिंह थे। तो मैंने कहा यार भर्ती चल रही है, भर्ती हो जाते हैं। नेवी की भी भर्ती थी, एयरफोर्स की भी भर्ती थी। तो मैं तो नेवी में भर्ती हो गया। मेरा दूसरा साथी था, वो एयरफोर्स में चला गया, रामचंद्र, दुबर्धन माजरे के थे। होशियार सिंह कहीं भर्ती नहीं हुआ, वो अभी रिटायर हुआ है हेडमास्टर के पद से। खैर, मैं नेवी में भर्ती हो गया। 9 साल नेवी में रहे। वहाँ रहते रहते मैंने, जो मेरा पढ़ाई का काम बीच में रह गया था, 12वीं भी कंप्लीट करी। पहले मेरे पास मेडिकल साइड था, वहाँ मैंने आर्ट्स से पास कर लिया और ग्रेजुएशन भी कर लिया। फिर ये 61 की एक छोटी सा लड़ाई कहते हैं हम उसको, गोवा ऑपरेशन, तो उसमें केवल नेवी का ही काम था, उसमें भी हिस्सा लिया। और
63 के अंदर 62 में चाइना का भारत का युद्ध हो गया था, उसके अंदर फिर इमरजेंसी कमीशन खोल दिया था आर्मी के अंदर। तो 63 में मैं इमरजेंसी कमीशन में आ गया और 63 से 69 तक यानी 9 साल की मेरी सर्विस नेवी की थी और 6 साल की वो थी आर्मी की। 15 साल मेरी पेंशनेबल सर्विस हो गई थी, तो 69 सितंबर में रिटायर होके आ गए। बीच में तो साहब ये पूछना चाहूंगा, जब आपका जन्म हुआ 1935 में और उसके 10 साल बाद ही अखंड भारत का बंटवारा हो गया था, तो आपके जो दादा थे, परदादा थे या पिताजी थे, उनसे उस समय बंटवारे की कुछ आपको यादें हैं? बंटवारे की याद मुझे यूं है कि मैं बंटवारे के टाइम सन 47 में 12 साल का था और जो मारकाट हुई इलाके में उसको मैंने बड़ी अपनी आंखों से देखा है। उन दिनों आमतौर पर क्या बात होती थी कि गर्मियों के दिनों में जून जुलाई में स्कूलों की छुट्टी हो जाती थी, हम दुजाना पढ़ते थे। उस टाइम दुजाना नवाब था, तो नवाब का आसपास के इलाके से बड़ा अच्छे संबंध थे। उसके ऊपर तो कोई अटैक हुआ नहीं था, लेकिन छूछकवास का जो ज़मींदार था उसके ऊपर 2-3 बार अटैक हुए। फिर मैंने वो मार काट देखी, क्योंकि मेरे मामा हैं ग्वालिशन गांव में और ग्वालिशन पड़ता है छुच्छकवास जज्जर रोड के ऊपर। और छुच्छकवास से जो लोग बच के चले, उनको जिस तरीके से उनकी मार काट हुई ग्वालिशन से लेकर और तालाब गांव तक, मेरे ख्याल में 300 के करीब आदमी, बच्चे, औरतें काटे, हमने वो भी देखे हैं। नहरों के अंदर भरी चलती थी, उनमें लाशें आती थी, जगह जगह मार काट हुई है, वो मैंने देखा है, उसमें खुद देखा है। उसमें ये नहीं कि भाई हमारे बुजुर्ग क्यों 12 साल के थे, हमें अच्छी तरह याद है सारा। तो एक वो देश के लिए वो बहुत बड़ा दुखदाई समय था कि देश 3 जगह बट गया। ये अब मैं क्या कहूँ, उस समय के जो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे थे इस देश के को आगे ले जाने का, इस देश को आज़ादी दिलाने का, कुछ तो वो लोग थे जो अपनी जान पर खेल गए, कुछ वो लोग थे जिन्होंने बाहर जाके अपनी अलग से एक आज़ाद सरकार भारत के नाम पर बनाई। सबसे पहले अपने राजा महेंद्र प्रताप जो थे, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जाके एक्साइल के अंदर आज़ाद अपनी हुकूमत बनाई थी भारत के लिए। जो चौधरी साहब अपने आसपास का इलाका था, आपके गांव के आसपास का रोहतक जो अम्बाड़ा डिवीजन में था, तो गांव में ऐसा महसूस होता था, हमारे जो पूर्वज थे उनको मुंह से आपने कभी सुना हो कि हमें जो अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर यहाँ पे रह रहे हैं उनके राज से हमें कोई व्यक्तिगत कोई समस्या थी, या कोई ऐसा उदाहरण आपके आगे है? मैं समझ नहीं पाया। भाई हमारे जो आपके दादा परदादा थे, पिताजी थे, उनको कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार की समस्या थी यहाँ डिप्टी कमिश्नर से? कभी ऐसी कोई घटना घटित हुई हो गाँव में? घटना तो यहाँ तक ऐसी घटी थी कि एक डिप्टी कमिश्नर का इसी मामले में कत्ल भी हुआ था। यहाँ जिस वक्त बहुत अकाल पड़ा हुआ था और यहाँ पर खुदवाई हो रही थी, रोहतक के साथ ये गोहाना रोड के ऊपर जो जगह है उसके अंदर जो खुदवाई चल रही थी, उसमें उस डिप्टी कमिश्नर ने ये देख रहे थे कि भाई उनके दिमाग में ये बता दिया कि कुछ छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ काम करते हैं और वो पूरा वो लेते हैं अनाज। वो उसने जाके लड़कियों को तलाश करने लग गया और वो छाती पर हाथ उत लगा दिए। तो उनके साथ सुनारिया गांव का जो उनका चपरासी था, उसने कहा कि साहब ये बात बर्दाश्त नहीं होगी, आप
ऐसे हमारी लड़कियों को ऐसे आप नहीं हाथ लगा सकते। तो उसने उससे वहां से भगा दिया। उस आदमी ने ये कहा कि अब मैं इस आदमी को बख्शूंगा नहीं, और वो रात को उसके डिप्टी कमिश्नर की कोठी में आके उसको काट दिया। यानी एक तो बात थी अंग्रेजों के अंदर कि वो अपने आप को हमारे से बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते थे। जो आजकल के जो ऑफिसर हैं, क्या पूरे भारत में इस तरह की घटनाएं किसी भी ऑफिसर द्वारा का कोई एग्जाम्पल नहीं? नहीं, आज नहीं है। आज आज़ादी के बाद तो हमारी आर्मी के अंदर देखो, बैकग्राउंड तो हमारा अंग्रेजों वाला है, लेकिन बर्ताव हमारा अपने जवानों के साथ अपने जितना भी जितनी सुदृढ़ आर्मी आज हमारी है ना, शायद किसी देश की होगी। इस बात को तो हम मान के चलते हैं। तो सब हिंदुस्तान को बंटवारे के बाद का हिंदुस्तान जानना ठीक रहेगा या आजादी के बाद का हिंदुस्तान? देखो भाई, आज़ादी से पहले का तो हिंदुस्तान अगर आप जानो तो बहुत पुराना इतिहास है। 1100 साल तक लगभग हम जूझते रहे। कभी मुगलों ने हमला कर दिया, कभी अफगानिस्तान की तरफ से आ गए, कभी सिंध की तरफ से आ गए, कभी इस तरह हम उनसे लड़ते रहे। पहला आदमी ऐसा था सिकंदर, जिसने इन लोगों को हमारे भारत में घुसने का रास्ता दर्रे खैबर से दिखाया। और उस समय जो गणराज्य थे हमारे, ज्यादातर दिल्ली के इर्द गिर्द के इलाके के अप टू पंजाब तक और दर्रे खैबर तक, कुछ राज भी थे जिसमें राज सत्ता थी, और अधिकतर हमारे गणतंत्र थे। और राजतंत्रों ने तो समर्पित कर दिया था अपने आप को। जैसे अम्बी था, उसने सिकंदर को समर्पित कर दिया। पोरस हार गया क्योंकि उनके आपस में मेल जोल नहीं था। उस समय एक बहुत बड़ा विद्वान और देशभक्त चाणक्य हुआ है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को देख के और उसको अपने साथ लेके उसको पूरी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में दिला के और उसको इतना काबिल कर दिया कि उस समय मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसमें सबसे बड़ा वो एक जगह थी जहाँ पे हमारी शक्ति बहुत संपन्न थी। लेकिन वहाँ का राजा महापद्मनंद या धनानंद ये जालिम थे। वो देशभक्ति उनमें कम थी, अय्यासी ज़्यादा थी। तो वो समझता था कि अगर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने हाथ में लिया, उसको शिक्षा दीक्षा दी और उसको चंद्रगुप्त को मगध का राज दिला के और फिर जितने गणराज्य थे उनको इकट्ठा किया उसने। और उस वक्त पहले सिकंदर को गणराज्यों से हराया। उस वक्त चंद्रगुप्त के पास राज नहीं था, वो केवल उनका नेता बना गणतंत्रों का। और जब सिकंदर चला गया तो उसके बाद सेल्यूकस यहाँ रह गया था। सेल्यूकस की भी नीति ये थी कि मैं भारत के अंदर घुस जाऊँ अंदर, लेकिन लगभग शत्रु से आगे आ नहीं सका। और उसके बाद उसकी जो नीति थी उसको ख़त्म करने के लिए ये सिर्फ चाणक्य की नीति थी कि चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र का राज दिला के फिर सेल्यूकस को भी हराया। लेकिन उसके बाद में तो 647 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर के ऊपर सिंध के अंदर हमला किया था। और राजा दाहिर का अपनी जनता के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो मार खा गया। वो भी मरा, उसका लड़का भी मरा। पहला हमला उसके बाद सिकंदर के बाद ये हुआ था। और फिर तो मोहम्मद गजनी आया, गौरी आया, दुनिया आते रहे, लूटते रहे, जाते रहे, क्योंकि आपस में जो रियासतें थी उनका आपस का बैर विरोध था। और
गणतंत्र जो था उसका नेतृत्व में हमेशा झगड़ा रहता था, कौन नेतृत्व करे, लेकिन फिर भी जो हमारी सर्वखाप पंचायत थी उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। यानी मैं ये गर्व से कहता हूँ कि जो हमारा खाप का सिस्टम था और जिसमें ज़्यादातर उस समय के योद्धा गण कहलाते थे, तो योद्धा गण का तो जैसे हमारा ये खोखरा कोट है, ये योद्धा गणों की राजधानी थी। खरक बामड़ा के पास है, वो एक राजधानी थी। आगे अग्रोहा में है। इस तरह हमारे ये बड़े ठिकाने थे। और एक बात है कि सर्व खाप से, चाहे वो मुगल आए चाहे वो अंग्रेज आए, इनसे बना के ही रखी उन्होंने। ये एक ऐसी शक्ति थी यहाँ पर जिससे कोई भी आया उसको या तो इनके बना के रखना था। 1857 में भी सबसे ज़्यादा जो विद्रोह हुआ, रोहतक का जो एक किला था, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मेरे पास है, इसके अंदर मेरे कैमरे के अंदर, मेरे मोबाइल के अंदर उसकी फ़ोटो है, जो 1828 में एक अंग्रेज़ ने उसको किया था। 1857 में सबसे ज़्यादा समूह इस किले के अंदर था और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा था। खैर, वो एक ऐसी समय था जिसके अंदर किसान भी नाराज था, मुगलों का राज था। आखिरी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जफ़र था, तो इसलिए मुसलमान तबका भी ये चाहता था कि हमारा राज अंग्रेज ना छीने। और अंग्रेज़ों का व्यवहार किसानों के साथ भी ठीक नहीं था। किसानों की बात आई चौधरी साहब, अभी किसान काफी दिनों से अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ये किसान अभी अचानक से ऐसा हो गया या काफी समय लगा है इनको इस सिचुएशन में आते आते? देखिए, जब ये किसानों को तो जो अब ये 3 कानून पास किए हैं, इनका सिलसिला तो उस समय से शुरू हुआ जब अध्यादेश किया गया इनका। क्योंकि उससे पहले तो किसानों को पता ही नहीं था कि भी कोई ऐसा अध्यादेश आने वाला है या नहीं आने वाला। क्योंकि इस अध्यादेश को लाने के लिए जो सरकार को करना चाहिए था वो चीज़ करी नहीं। उस चीज़ का जैसे एक तरीका होता है, आप एक कानून लाना चाहते हैं, उस कानून के लिए विस्तृत रूप से लोगों के अंदर चर्चा की जाए कि भाई हम इस प्रकार का कानून लाना चाहते हैं कि जिससे किसानों को लाभ हो, किसानों को की आमदनी बढ़े, किसानों को लूटा खसोटा न जाए, उनके बीच में बिचौलिया जो हैं वो ज़्यादा धन कमा के इनको नुकसान न पहुंचाएं, जिससे कि उपभोक्ता को भी नुकसान होता है और जो प्रोडक्शन करता है उसको भी नुकसान होता है। तो दोनों का वो देखने के बाद ये चीज़ एक पर्चा में आनी चाहिए थी। उस पर्चा के अंदर लोगों का व्यूज़ लेने चाहिए थे। इस देश के अंदर कोई काबिलियत की कमी नहीं है। चौधरी साहब, अधिकतर ये देखा जाता है कि कुछ अधिकारों को मांगने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नए कानून आए हैं उनको रद्द किया जाए। इसके साथ साथ कुछ मांगने के लिए भी कुछ प्रयास करने चाहिए थे किसानों को। ऐसा है, गलती तो ये होगी सरकार की कि इसको पहले से विस्तृत रूप से लोगों की सलाह लेते और इसको प्रचार करके और फिर उसके बाद ये चाहे अध्यादेश निकालते चाहे सीधा कानून ले आते, तो उसके अंदर ये मैं समझता हूँ ये स्थिति नहीं आती। एकदम ये स्थिति आने के बाद क्या हुआ है कि ये चीज़ उठ गई और इस बात का ये किसान को भय लगा कि हमें तो कॉरपोरेट सेक्टर को सौंपा जा रहा है। और कॉरपोरेट सेक्टर में भी आज के दिन में ये महसूस करता हूँ कि कुछ अडानी अंबानी को इस देश के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे के, और आम आदमी उस चीज़ को ये सोचता है कि सब कुछ
उसी को दे रहे हैं, कह रहे हैं भाई एयरपोर्ट भी कभी उसी को दे दो, रेलवेज का भी इन्हीं को दे दो। ये मतलब आशंका है, आशंकित भय है ये आशंकित भय है कि, लेकिन आशंकित भय भी नहीं है। लोग तो इतने आज बहुत ऐसे नहीं है कि उनको जानकारी कम हो। अब पानीपत के अंदर शेलोज बन रहे हैं अडानी के, मुडलाने के अंदर जमीन खरीदी जा रही है, जगह जगह जो ये तो पिछले 10 साल में भी यहाँ पे बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं के 10-10 किलो में बड़े बड़े वेयर हाउस है। हाँ, ये जो बात आप कह रहे हो ना, ये ऐसा है। मैं पॉलिटिशियंस के बारे में तो मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। मैं भी नहीं करना चाह रहा, लेकिन लोग करवा देते हैं। करवा दो, आप मुझे कह रहे हो तो मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं आती। आज एक समस्या हमारे बीच में ये है कि एक तो लोगों में भी कुछ मैं मानता हूँ जो वोट देते हैं वो ये सोच के वोट नहीं देते कि जिसको आप वोट दे रहे हो वो आदमी आपका किस हद तक भला कर पाएगा। दोस्तों, चौधरी साहब ने जो बात कही है ये बहुत मतलब सोचने और समझने की, अध्ययन करने की बात है। जब आप वोट देते हो तो उस समय आपको इन चीजों को सोचना चाहिए, ना कि वोट देने के बाद। लेकिन कुछ मजबूरियां हैं वोटर की भी, प्रजातंत्र में कुछ मजबूरियां हैं कि एक पार्टी किसी कैंडिडेट को खड़ा कर देती है और उसके अलावा वोटर के पास कोई दूसरा उनको दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो समन्वय अभी है नहीं लोगों के बीच में कि वो अपनी तरफ से यूं खड़ा कर दें कि भाई तुमने किसी को टिकट दियो, हम तो ये इस आदमी को खड़ा कराएंगे। वो एकता है नहीं इनमें, और उस एकता न होने की वजह से ऐसे लोग आगे आते हैं जिनका स्वार्थ ज्यादा है और सेवा भाव कम है। तो स्वार्थ जहां होगा और भ्रष्टाचार जहां होगा वहां प्रजा के साथ न्याय नहीं हो सकता, उन्नति भी नहीं हो सकती। जी चौधरी साहब, राजनीति की बात हुई। 1950 के दशक का एक युवा जो 1999 में जाट सभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत कम युवा मेरी पीढ़ी के जानते होंगे इस बात को, वो राजनीति में कैसे आए और उन्होंने कैसे इतना बड़ा इलेक्शन जीता, इसके बारे में जानना चाहिए। कौन सा इलेक्शन? आपने जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ा। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा जो इलेक्शन, मैं 69 में आर्मी से रिटायर होके आ गया। 4 साल में हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अडॉक बेसिस पर रहा मैं। उसके बाद मैं 1973 के अंदर सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड नियुक्त हो गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। 5 साल में गुड़गांव रहा और 15 साल में रहा रोहतक। अब रोहतक की जनसंख्या में जिस वक्त वो 1999 का इलेक्शन हुआ उससे पहले पूर्व सैनिकों की संख्या लगभग 44,000 थी, और 44,000 की संख्या के अंदर मैं लगातार 15 साल उनका कल्याण का कार्य जो मेरे जिम्मेवारी थी वो मैं करता रहा। तो एक तो मेरा उनके साथ बहुत लंबा संपर्क था। 44,000 के साथ संपर्क होना किसी न किसी तरीके से वो मायने रखता है। दूसरे, रिटायर होने के बाद 1993 में सेक्रेटरी जिला सैनिक बोर्ड से रिटायर हो गया। उस वक्त ऑल इंडिया जाट सभा के प्रधान होते थे महाराजा विश्वेंद्र भरतपुर से, और वो एक दफ़ा कुम्हेर के अंदर कोई झगड़ा हो गया था आपस में, बहुत लंबा चौड़ा झगड़ा चला था। वो और चौधरी रणजीत सिंह, अपने चौधरी देवलाल वाले सपुत्र, वो दोनों आए थे यहाँ, और उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उस वक्त तो मैं सेक्रेटरी
जिला सैनिक बोर्ड था। तो उस वक्त से उन्होंने ये देख के कि जब मैं रिटायर हो लिया 94 में, मुझे हरियाणा जाट सभा का प्रधान नियुक्त कर दिया। और उस वक्त हमारे पास मेरे सामने एक ही चीज़ आई थी। सबसे पहला तो करनाल के अंदर लोगों ने जाट सभा, जो करनाल की जाट सभा थी, उन्होंने अपना जाट भवन बनाने का एक प्रोग्राम बनाया था। तो उसका शिलान्यास मेरे द्वारा किया गया। और फिर बाद में जब 2000 में चौटाला साहब की सरकार आई, तो उस वक्त उसका उद्घाटन भी चौटाला साहब से और मैं उनके साथ था, उनसे करवाया। उसके बराबर में 1.5 एकड़ ज़मीन पड़ी थी, वो भी हमने चौटाला साहब से उनको दिलवाई। चौधरी साहब, जब आपको रोहतक लोकसभा क्षेत्र की 99 में टिकट दी गई, तो कहीं ना कहीं आप जाट सभा के अध्यक्ष थे, इस चीज को भी देखा गया होगा। तो ये था, दो चीज़ थी उसमें। एक तो ये थी मैं जाट सभा का अध्यक्ष था, दूसरे में हमारी ऑल इंडिया लेवल पर हरियाणा एक्स सर्विसेज लीग है, हरियाणा की एक्स सर्विसेज लीग, और ये एफिलिएटेड है ऑल इंडिया एक्स सर्विसेज लीग से, इंडियन एक्स सर्विसेज लीग कहते हैं, और वो एफिलिएटेड है कॉमनवेल्थ लीग से। तो मैं उसका हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी भी था। और कारगिल का ऑपरेशन हो गया, शहीद बहुत होते थे, शहीद होते थे, तो उस वक्त एक जनरल सेक्रेटरी के नाते और हमारी जो टीम थी वो उनके घरों पर जाते, उनकी देखभाल करते, उनको सांत्वना देते, जो भी उनके मदद कर सकते थे हम करते थे। और उस समय में चौटाला साहब बड़े एक्टिव थे इसमें। वो मुझे देखते थे कि ये आदमी जाट सभा का भी अध्यक्ष है और ये आदमी जनरल सेक्रेटरी भी है। आज कारगिल का ऑपरेशन हो रहा है, 44,000 पूर्व सैनिक हैं इस जिले के, इस कंस्टिट्यूएंसी में। तो वहाँ से उनकी शायद दिमाग में ये बात थी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के सामने चौधरी देवीलाल 91 में भी हारे, 96 में भी हारे, 98 में भी हारे। तो 99 में वो ये चाहते थे कि चौधरी साहब, उस समय एक बात और थी ग्रामीण इलाके में कि चौधरी देवीलाल को हराया जा रहा है, क्या ऐसी कोई बात थी? देखो, मैं जो महसूस करता हूँ 98 के इलेक्शन में मैंने खुद देखा है कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई। मतलब 380 वोट का डिफरेंस, 380 वोट थी उनके अंदर, धोखाधड़ी की गई। और मैं यहाँ दफ्तर था सोनीपत रोड के ऊपर, हम यहाँ बैठे थे और हमने ये देखा कि चौधरी बंसीलाल सामने एक डीआईजी की वो थी यहाँ मेरी आयश, उसके अंदर बैठ के शाम को ऑब्जर्वर ने ये कहा मैं दोबारा काउंटिंग कराऊंगा, और 2 बजे वो अनाउंस कर दिया कि ये जीत गया। वो धोखाधड़ी मैंने खुद देखी थी, वो हुई थी। और हमने ये भी सुना था कि 96 में भी ऐसा ही हुआ। ये 2 बार का तो हमें पक्का पता है, लेकिन चलो कुछ भी हुआ। तो ये कारण थे कि चौटाला साहब ने मुझे उस समय ये देखभाल करके कि एक फौजी को टिकट दूं और उसके लिए वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और इस वजह से मेरा 44,000 एक्स सर्विसमैन से भी संबंध था। फिर वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री होने के नाते बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन था। ये दोनों चीज़ मिलके ये सब का प्रभाव होके और भूपेंद्र को 1.5 लाख से 1,45,000 वोटों से वो हार गए। साहब, अक्सर हमने चुनाव में ये देखते हैं हम कि लोग हराने के लिए वोट डालते, जिताने के लिए नहीं डालते, लेकिन आपका जो चुनाव था उसमें वोट डाले गए जिताने के लिए। उसमें मुझे जिताने के लिए, देखो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं ये देख लिया कि मदाना कलार मदाना खुर्द 2 हमारे गांव हैं, एक ही गोद के गांव हैं, बगैर किसी के कहे दोनों गांव का चूची बच्चा निकल जाता था इलेक्शन के लिए, रिश्तेदारी हमारी वहाँ है, वहाँ चलो वहाँ चलो। फौजी अपने स्कूटर पर अपने साइकिल के ऊपर जा रहे हैं अपना इस काम के लिए। और उस समय ऐसा लग रहा था कि जहाँ जाओ वहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप ही लोगों के मन में ये था कि अभी जिताएंगे हम इसको, तो वो जिता रहे थे, वो जिता रहे थे। अभी हमने जो पिछला लोकसभा इलेक्शन देखा रोहतक और सोनीपत,
मैक्सिमम वोटर ये था कि हराने के लिए वोट डाल। वो हराने के लिए वोटर तो यूं थे ना कि अब यहाँ का जो राज है उस राज से नाराज हैं लोग। वो लोग इस वक्त जो बीजेपी का यहाँ सत्ता है ना, वो लोगों को अपना नहीं सकी। उन्होंने थोड़ा सा एक एक तो जिस वक्त जाट आरक्षण का आंदोलन हुआ उसके अंदर राजकुमार सैनी द्वारा आगे लगा के फूट डालने की कोशिश की, और वो फूट जो है ना वो अभी तक गई नहीं है। हालांकि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारा समाज इकट्ठा रहे, लेकिन वो कुछ मुझे लगता है इनके मन में ये रहती है कि एक तबके को जाटों को एक तरफ रखो और बाकियों को इकट्ठा करके इनमें अपनी सत्ता बनाए रखो, और ये एक बड़ा घातक सिद्ध होगा। इनको ये नहीं पता है कि ठीक है जाटों के अंदर एकता मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि एक तरफ भूपेंद्र अपना राज देखना चाहता है, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल चाहता है, और बाकी और भी ताकतें हैं जो ऐसा काम करती हैं, लेकिन उसमें इनकी तो वोट बढ़ जाती है और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ, देखो भाई, चाहे कोई मानना चाहे नहीं माने, हमारी ये कहते तो कोई कह देता है 25% आबादी है, कोई कहता है 30% आबादी है। हम तो मैं मानता हूँ 33%, और 33% आबादी 33% में आर्य समाजी जाटों को ला रहे हो, सारे धर्मों के जाटों को ला रहे हो ना? मैं तो जाट जाट को ला रहा हूँ। मतलब जाट कौन, मतलब जो आर्य समाजी जाट वही जाट? आर्य समाजी लगाओ, जो अपने आप को हिंदू जाट कहते हैं वो लगाओ, तो कुछ भी जो जाट तो जो और धर्मों में वो भी रह गए जी, सब भी गए लग जाते हैं। फिर 1931 की जो जनसंख्या थी, जनगणना थी, उसका रेशियो तो ये बहुत कम रहा है। वो तो कभी 60 के करीब 60% के आसपास थी। वो रेशियो तो कम होती चली गई ना, दूसरों की बढ़ती चली गई ना। हमारे तो जाट ने तो एक बात है, फैमिली प्लानिंग के ऊपर बड़ा ध्यान दे के काम करा है, इसलिए हमारी नफरी तो उतनी बड़ी नहीं जितनी दूसरों की बड़ी है। इसलिए मैं ये मान के चलता हूँ। लेकिन एक बता देता हूँ मैं, अगर जाट इकट्ठा हो जाता है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 34 हल्के ऐसे हैं जिसके अंदर जाट के सिवाय दूसरा कोई जीत नहीं सकता। तो आवश्यकता 18 हल्के ऐसे हैं जो रिजर्व हैं, उनमें जाट की हिमायत के बगैर दूसरा नहीं जीत सकता। तो ये तो बावड़े इकट्ठे होते नहीं, इकट्ठे हो जाएं तो फिर बताओ, हम तो जाट सभा में रहे हैं, जाट का खून है, जाट को चाहते हैं कि जाट आगे। क्यों? इसलिए नहीं चाहता कि केवल वो जाट है। जाट में देशभक्ति का मादा आज दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो ईमानदार सबसे ज्यादा है, वो मेहनती सबसे ज्यादा है, उसके अंदर जो गुण है वो सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसलिए मैं चाहता हूं, और मेरा हमेशा ये मन करता है कि हम इकट्ठे हों, ना केवल कौम के लिए काम करें, हम समाज के लिए काम करें, हम देश के लिए काम करें, और इस देश को वो देश बनाएं जिसको जो एक समय में सिकंदर के टाइम के ऊपर सोने की चिड़िया कहलाता था। और किया है ये किया है हर्षवर्धन के टाइम पर, क्यों नहीं किया? ये हमारे अंदर दम है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अंग्रेज भी यही लिखते गए और भाई कांग्रेसी भी ये कहा करते कि ये इकट्ठे हो गए ना तो बड़ा मुश्किल है इनको रोकना, पर इनमें ये है कि इकट्ठा होना इनका मुश्किल है। मैं तो कौम के लिए ये कहता हूँ, भाई हम जाट सभा में रहे, आज जाट सभा की हालत ऐसी है, ये जाट भवन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की देन है। मैंने उनसे दरख्वास्त की, उन्होंने इसके लिए ज़मीन दी, इसको एक अच्छा भवन हमने बनाया, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा कार्य तो होता ही नहीं जो कौम के लिए कौम को इकट्ठा कर सके, कौम के लिए भलाई का कोई वहाँ से संदेश जाए। कोई हम अपने ब्याह शादियों में खर्चा कम करें, हम अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाई लिखाई के लिए आगे करें, और जिन बच्चों के अंदर गलत आदत है
शराब पीने की और कोई इन आदतों को छुटा के हम अपनी कौम को, क्योंकि हमारी कौम देश के लिए एक बहुत कीमती कौम है, सुरक्षा के लिहाज से भी और इस देश के अंदर अन्न पैदा करने के तो दोनों ही आवश्यक, मान सम्मान के हिसाब से। हाँ, खेलों की तरफ भी देखो, कहीं भी देखो, कोई हमारे डॉक्टर बहुत बढ़िया, हमारे इंजीनियर बहुत बढ़िया, हमारे दिमाग में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या किया जाता है हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। भेदभाव करके यहाँ जो सिफारिश का जो धंधा है, जो भ्रष्टाचार का धंधा है, रिश्वत दे के जो काम करते हैं, उससे काबिलियत तो पीछे रह जाती है, ईमानदारी पीछे रह जाती है, और जिससे देश को बड़ा भारी, बहुत भारी नुकसान होता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ भाई, अब वो आप संदेश की बात कह रहे थे, आज मैं अपने युवाओं से ये आह्वान करता हूँ, उनको ये कहता हूँ, अच्छे पढ़ो, अपने आप को काबिल बनाओ, और काबिल बना के अपना हक लेने के लिए जो आप जानते हो कि ये मेरा हक है, उसके लिए इकट्ठे हो। इकट्ठे होकर गलत तरीका कोई अख्तियार मत करो, सही रास्ते पर चल के अपनी उन्नति करो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। इकट्ठे रहोगे तो तुम्हारी जीत है, इकट्ठे रहोगे तो तुम्हारे हाथ में सब कुछ है। अगर तुम्हारे अंदर फूट पड़ेगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई, हमने तो आज 86 साल की उम्र है, हमारी 85 की होगी, 86 के मार्च में हो जाएंगे। हमने तो आम तौर पर एक दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट भी बन के सियासत का अखाड़ा भी देखा है, माहौल देखा है। सियासत का माहौल कोई आज देश के अंदर अच्छा है नहीं, ये देश हित में नहीं जा रहा, क्योंकि स्वार्थ और भ्रष्टाचार ओवरलैप हो रहा है सबके ऊपर। और इसकी वजह से मैं तो युवा पीढ़ी से ये प्रार्थना करूँगा कि जो बुराइयां आज देश के अंदर पनप रही है, पनप चुकी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनसे दूर रह के एक अच्छा अपना चरित्र बढ़ा के, काबिल बन के आगे बढ़ें और इसमें उन्नति करें, जो देश के हित में भी है, समाज के हित में भी है। जी जी बिल्कुल। दोस्तों, ये चौधरी साहब का मेरी ज़िंदगी मेरा पैगाम के तहत आपने पैगाम देखा और सुना, और ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि और भी ये। जी जी चौधरी साहब, और कुछ? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि महाराजा विश्वेंद्र के ऑल इंडिया जाट सभा के प्रधानता के बाद जब उन्होंने दे दिया तो हमारी एक मीटिंग हुई थी इसमें फरीदाबाद के साथ ही क्या है ना बड़कल नहीं यार, बल्लभगढ़ में। उस वक्त कुछ मैनिपुलेट करके दारा सिंह को प्रधान बना दिया था, लेकिन दारा सिंह की प्रधानता में दारा सिंह की प्रधानता में दारा सिंह की प्रधानता में कोई खास कार्य जाट सभा में हुआ नहीं, और अब वो छिन्न भिन्न हो गई है। मेरी एक और भी प्रार्थना है अपने कौम के जवानों से कि वो जाट सभा को पुनः ऑल इंडिया लेवल के ऊपर उसको पुनर्गठन करें, और खापों में भी अगर हमारे अंदर सुधार लाया जा सके, ठीक आदमियों को, स्वयंभुओं को नहीं, स्वयंभू नहीं बनने चाहिए, ना जाट सभा में ना खापों में, दोनों जगह ये अगर समन्वय करके खाप को और जाट सभा को ये पुनर्जीवित कर लें और उसके अंदर अच्छे आदमी, ईमानदार, देशभगत और जो समाज के लिए काम करने वाले हों, तो वो एक और मेरी प्रार्थना होगी सबसे कि उस तरफ वो ध्यान दें,
ताकि जाट सभा को पुनर्जीवित करें और अपनी खापों को सही तरीके से, जो एक हमारा संविधान है खाप का, उसके अनुसार उसको पुनर्जीवित करें। ये नहीं कि जी करे वो कह दे मैं सर्व खाप का संयोजक हूँ, मैं सर्व खाप का प्रधान हूँ, ऐसे नहीं होता। हाँ, ये एक तरीका है उसका, उसके हिसाब से उसको ये दोबारा संगठित करें और वो अच्छा रहेगा। जी युवा साथियों, देश विदेश से आप जो मेरे साथ इस फेसबुक लाइव में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी इसी तरह जो है किसी ऐसी हस्ती का आपको इंट्रो कराते रहेंगे और फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।